मेरा नाम राजबब्बर यादव, नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी अफसोस लगता है, रहा नहीं जाता है दोस्त, जब देखते हैं तो आंसू बह जाता है। 7-7 महीना के पेट में बच्चा लिए हो, पैदल रास्ते में चल रहे हैं, बहुत अफसोस लगता है, इसकी सीमा नहीं है। लेकिन दोहरी नीति हम कहेंगे। उत्तराखंड में गुजरात के लोग 800 लोग फंसे थे, उसको एसी में मोदी जी क्या आपकी प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, तब ना आप गुजरातियों को उत्तराखंड से आपने लेके चले गए गुजरात एसी के बस में, और हमारे कोई नहीं है तब ना केंद्र में जो भी रामविलास पासवान जी भी है, तो अनाज मांगता है बिहार के आदमी, तो कहते हैं कि लिस्ट लाइए। लिस्ट मांगने का समय है रामविलास जी, क्योंकि षड्यंत्र है कि हमारा चिराग पासवान का बेटा का मुख्यमंत्री अगले में नंबर दीजिए, नीतीश से दबाव बना रहा है। बड़ी राजनीतिक है गहरा दो कि नीतीश कुमार अपने आप को बिहार का पर्याय समझने लगे। तो नीतीश इज नॉट बिहार एंड बिहार इज नॉट नीतीश कुमार। तो जो लोग इंदिरा गांधी की तर्ज पर इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो जमाना चला गया। और ये नीतीश के डीएनए में विश्वासघात है, धोखाधड़ी है। और उन्होंने जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को धोखा दिया, जिससे 17 साल की दोस्ती के बाद बीजेपी को धोखा दिया, जिससे बिहार की जनता के जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, जिस व्यक्ति ने शिवानंद तिवारी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक के साथ विश्वासघात किया, लालू यादव को एक समय जिसने धोखा दिया, तो यह विश्वासघात या जो धोखाधड़ी है, यह नीतीश कुमार का डीएनए न कि बिहार के लोगों का डीएनए है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। दोस्तों, इस देश के भीतर दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, सूरत चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, कहीं भी इस देश के भीतर में जाकर देखिए जहां पर मजदूर रुका हुआ है। उन मजदूरों के बीच जाकर आपको इसका एहसास कतई नहीं होगा कि कौन सा मजदूर किस प्रांत का है, वो बिहार का है, यूपी का है, छत्तीसगढ़ का है, या राजस्थान का है, या बंगाल का है, या उत्तराखंड का है, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस देश की तमाम सरकारों को जब आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे ये इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये इस जगह या इस सूबे के सर्वोसर्वा हैं, या इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए जो सूबे के तौर पर मुख्यमंत्री हैं, उनके दावों को सुनिए, आप हैरत में आ जाएंगे। हर कोई कह रहा है हम मजदूरों के लिए हैं, और हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतनी राहत दे रहे हैं, हम इतनी सुरक्षा दे रहे हैं। रेलवे कहता है हम 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है हम तो पैसा ले ही नहीं रहे हैं। और यहाँ रोजगार है क्या अपने राज्य में? तो आपसे सर पूछना चाहते हैं, यहाँ उपलब्धि है। 1000 रुपया देने के लिए 21 दिन क्वारंटाइन रहेंगे तो 500 बख्शीश मिलेगा मिठाई लेके जाने के लिए घर पर। मजदूर हैं जो अभी बैंगलोर से आए हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में इन लोगों को जाना है। उनके लिए जो लगी हुई बसेस हैं वो उस बसेस में बैठ गए हैं, और ये अपना टिकट जो है दिखा रहे हैं कि 910 रुपए का टिकट है, मगर इनसे 1050 रुपए लिए। ये क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं राजेश हम जी? वैशाली हाजीपुरा में जो है वही तो हमारे सीएम होंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद क्या है, रास्ते में इस तरह अभद्र व्यवहार किया गया है कि लैट्रिन के पास खाना और पानी रख दिया जाता था और लोग लड़ते थे। अच्छा। इसमें क्या रेल विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखती है? जब रेल विभाग ऐसी कर रही है तो पेमेंट नहीं देगी सरकार उसको 3 महीने का। हर खिड़की के सामने 6 डब्बा पानी और खाना रख देता तो क्या ऐसा होता? और अभी तक हम लोगों को खाना नहीं मिला। 3 दिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम नहीं। गेट के लैट्रिन के पास रख देता है, जैसे हम लोग अछूत है। लैट्रिन के पास पानी और खाना रखने के बाद वो लोग चला गया, लोग आपस में लड़ रहा है, जिसको ताकत है ले रहा है। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पे? हम लोग मार्बल ग्रेनाइट का सर काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सब खत्म हो जाएगा लॉकडाउन वगैरह तो फिर जाएंगे वापस लौटेंगे कि? और यहाँ रोजगार है क्या अपने राज्य में? तो आपसे सर पूछना चाहते हैं, यहाँ उपलब्धि है। 1000 रुपया देने के लिए 21 दिन क्वारंटाइन रहेंगे तो 500 बख्शीश मिलेगा मिठाई लेके जाने के लिए घर पर। ये तो आपको भी मालूम है। बिल्कुल। लेकिन 21 दिन में हमारा परिवार जो 20,000 कर्जा कर चुका है गांव में, वो कौन सधाएगा? 5 रुपए सैकड़ा। सर क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना
तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज इस मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। सोचना आपको है। एक तरफ भाजपा सरकार 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों से पैसे वसूलती है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सभी प्रवासी श्रमिकों के खर्च का भुगतान करने की पेशकश करती है। और यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने गरीबों की कीमत पर अमीरों को बचाने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा देश हित में काम किया है। सोचना आपको है। मोदी जी रात को 8 बजे आकर नोटबंदी लगा देते हैं। इकोनॉमी, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। 100 लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश को मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, गरीबी रेखा से 14 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। सोचना आपको है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अपने मित्रों पे मेहरबान रहे हैं, पर इस बार तो हद ही कर दी। लोग भूखे मर रहे हैं, देश में नौकरियों का अकाल पड़ा है। मोदी जी खुद देशवासियों से पैसा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अपने फ्रॉड मित्रों का 68,000 करोड़ माफ कर दिया। 2013 में कांग्रेस खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भारतीयों के पास खाने के लिए राशन और भोजन हो और कोई भी भूख से ना मरे। सोचना आपको है। जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना के बराबर है, तो क्यों भारत में तेल के दाम कम नहीं हो रहे? क्यों सब्जियों से लेकर दाल तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं? क्यों सरकार मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ने पर लगी? आरटीआई दे सकती थी इसका जवाब। कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों के हाथ में दी थी वो ताकत जो मांग सकती थी सरकार से जवाब। ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है। फ्रैंकली बताऊं, हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है? मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। सोचना आपको है। विदेश से लोगों को लाने के लिए विमान। पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए लेने वाली मोदी सरकार
मेहुल चौकसी और रामदेव जैसे अमीरों के हजारों करोड़ लोन माफ कर देने वाली मोदी सरकार, गरीब का बेटा बनकर चुनावों में वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी की ये सरकार मजदूरों प्रवासियों का रेल किराया भरने में आनाकानी कर रही है। खबर है कि मजदूरों से किराया लिया जा रहा है, कुछ जगहों पर तो किराए से ज़्यादा वसूली की जा रही है। अगर मोदी मजदूरों को घर नहीं पहुंचा सकते तो इनका किराया कांग्रेस पार्टी भरेगी, ऐसा दावा सोनिया गांधी कर रही हैं। अगर नीतीश बिहारी मजदूरों को वापस नहीं ले आ रहे हैं तो इनका किराया आरजेडी भरेगी, ऐसी घोषणा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। भले ही सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव इंसानियत के तौर पर ये काम कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार क्या कर रही है। लाखों करोड़ के टैक्स की तिजोरी संभाल रही मोदी सरकार क्या कर रही है। करोड़ों लोगों के वोट लेकर वर्षों से शासन कर रही ये सरकार क्या कर रही है। पत्रकार हूं तो आदतन सवाल पूछ लिया कि मोदी सरकार क्या कर रही है, जबकि मुझे क्या आप सभी को पता है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। एयरफोर्स की महंगी और आधुनिक विमानों से फूल बरसा रही है, पूरी तत्परता से टीवी पर रामायण और जयश्री कृष्णा दिखा रही है, कमाई के लिए शराब की दुकानें खुलवा रही है, दूर फंसे हुए अमीरों को सरकारी खर्चे पर घर तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए ताली और थाली बजवा रही है, मोमबत्ती दीप जलाकर दिवाली मना रही है। जब इतना कुछ कर रही है एनडीए की सरकार, तो पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव दिलेरी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों सोनिया गांधी उदारता दिखा रही हैं। हिंदुत्व के एजेंडे में बिजी सरकार को इंसानियत की दुहाई दिए जा रही हैं। सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी जितनी सोनिया गांधी या तेजस्वी यादव की है, उससे ज़्यादा ये जिम्मेदारी देश के मीडिया की है। वही मीडिया जो आजकल दरबारी बन गया है, एंकर बंदर बन गया है, मालिक मदारी बन गया है, और ये मदारी खुद साहब के यहाँ जी हुजूरी कर रहा है। इसलिए मजदूर नहीं पालता है इन बंदरों और मदारियों का झंझट, पैदल ही वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। उसके पाँव में पड़े हुए छाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कुर्सी पाते ही नेता आम आदमी का नहीं रह जाता है। अंबानी अडानी जैसे अमीरों के लिए दरबारी और मजदूरों गरीबों के लिए तानाशाह बन जाता है। सब कुछ जानकर भी आप सवाल उठाइए कि आपका मीडिया आपको कैसी खबरें दिखाता है। आम आदमी के मुद्दे को उठाता है, गरीब आदमी के काम कब आता है। और अगर आपका मीडिया ऐसा कुछ नहीं करता है तो हर महीने आपके सैकड़ों रुपए क्यों ले जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि ना आप राम के ना रहीम के, आप कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई ये माल राम नाम का। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा क्या है भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो आपको रोका किसने है? उठाइए झोला और होइए वाराणसी की तरफ रवाना, चलिए वाडनगर स्टेशन, दोबारा उठाइए केतली। और मेरे को तलाश है उन 3 लोगों की। पहला तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी। दूसरे व्यक्ति की, उसकी जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, उस टेलर की तो मुझे जरूर तलाश है। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ गोदावरी बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही है, आप वहां जाइए। दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता झगड़ रही है। हमने इतना पैसा दिया, हमने ये राहत दी, हम ये राहत दे रहे हैं, आपने ये नियम तोड़ दिया। ये मजाक नहीं है तो क्या है? यह इस देश की त्रासदी है कि इस देश की समूची इकोनॉमी जिन मजदूरों के श्रम पर टिकी हुई है, उन्हीं मजदूरों को न सिर्फ हाशिए पर ढकेल दिया गया, बल्कि यह सोच लिया गया कि अब उनकी जरूरत इस देश को है ही नहीं जैसे। और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे, घसीट के बुला लेंगे, क्योंकि वह हमारे गुलाम है। इस तर्ज पे काम हो रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ बदल दिए गए। लेबर लॉ बदलने के साथ सिर्फ काम के घंटे या फिर राहत की स्थिति भर का संकट नहीं है, संकट जो हर चीज का है, यानी इस देश के भीतर मजदूरों के हक का जिक्र जो होते रहा और उनकी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई के जरिए मजदूरों को जो हक मिला वह भी इस दौर में छीन लिया गया। और कहा जा रहा है कि देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तेज घुमाने के लिए इसी तरह से जरूरत है जहां मजदूरों का हक का जिक्र ना हो। यह कौन सी स्थिति है? इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही पैदा किए जाते हैं, और जिन घरों में मजदूर पैदा होते हैं उन घरों में मां बाप का हाल जरा जान कर देखिए, उनके परिजनों से पूछ कर देखिए जो प्रवासी होकर अलग अलग हिस्सों में चले गए। यह समझने की जरूरत है कि भारत
अपनी कौन सी परिस्थिति को जी रहा है और इस देश की सत्ता किस तरीके से अहंकार में आ जाती है और जैसे ही उसे पद मिलता है वह अपने आप को राजा से भी बड़ी स्थिति में खुद को समझने लगती है। ये कौन सी स्थिति है? हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप समझ पाए कि इस देश की राजनीतिक सत्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोग के लिए पूंजी को बनाया है और पूंजी को कमाया है। इस देश को मजदूर बना दिया है। इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। हमने खास तौर से आज 2 राज्यों का अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और आपको जानकर हैरत होगी इन 2 राज्यों से इस देश की संसद के भीतर 120 सांसद बैठते हैं। 543 में से 120 सांसद, यानी हर चौथा सांसद जो है वह इन 2 राज्यों से आता है। लेकिन इन 2 राज्यों की स्थिति यह है कि हर तीसरा शख्स इस जगह पे गरीबी की रेखा से नीचे है। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। कुल मिलाइएगा तो 12 से 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इनके लिए जो संसाधन शिक्षा के तौर पर दिए जाने चाहिए, जितनी बड़ी तादाद में देश भर में मजदूर लगातार प्रवासी बनकर गए हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार की ही है, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से ही बताया है कि तुम्हें मजदूर बनना है। इस देश की एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। इस देश के भीतर जनसंख्या को लेकर बात बार बार होती है, लेकिन कोई भी यह सोचने की स्थिति में नहीं है कि गरीब के लिए बच्चे पैदा करके उसे मजदूरी में झोंक देना ही एक वक्त के लिए उसकी जिंदगी की राहत होती है, क्योंकि वह कमा कर लाता है। इन बातों को समझने की कोशिश इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर का सच बेहद त्रासदीदायक है। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में क्यों आ गई है जहां पे हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम चुनते हैं उनके कोई सरोकार आपको नजर नहीं आएंगे जो मजदूरों के साथ हैं। औरंगाबाद में पटरी पर मजदूर मर जाएं या फिर अलग अलग देश में लगभग 16 जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाए मजदूरों की, उस दौर में जब लॉकडाउन है, बड़ी तादाद में कोई साइकिल चलाते हांफते हुए मर रहा है, कोई मोपेड चलाते हुए मर जाता है, और इन सब के बीच किसी को कोई फिक्र नहीं है। और जिस बात को लेकर झगड़ा है कि हम किराया दे देंगे कि तुम किराया दे दोगे कि हम दे रहे हैं और हमने इतनी सुविधा दे दी, हम कौन सी स्थिति में आ गए हैं? ये आपके पास पैसा कहां से आया? ये देश का पैसा है। इसके बारे में हम लगातार आपसे जिक्र करते रहे हैं। या तो इस देश की खनिज संसाधनों से निकली हुई पूंजी है या फिर जो काम करते हैं उनके द्वारा दिया गया टैक्स है, जो सरकार जिसका लाभ उठाती है और उसी के जरिए उसको इस देश को चलाना होता है, लेकिन वह नहीं चला पा रही है क्योंकि उनके सरोकार है ही नहीं जनता से जुड़े हुए। कुछ मजदूर नेताओं का जब आप जिक्र करेंगे तो आपके जहन में 1-2 नाम तुरंत आ जाएंगे। चूंकि औरंगाबाद में जब मजदूर मरे तो हमारे पास बंबई से कुछ फोन आए, कोई गोरखपुर से भी फोन कर रहा था, कोई मुजफ्फरपुर से भी फोन कर रहा था। किसी को जॉर्ज फर्नांडिस याद आ रहे थे, किसी को जेपी याद आ रहे थे, किसी को दत्ता सामंत याद आ रहे थे। हर कोई कह रहा था कि अब जॉर्ज फर्नांडिस कहां से लाएंगे, जिन्होंने एक रेलवे स्ट्राइक 1974 में कर दी थी तो देश थम गया था। किसी को याद आ रहा था टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982, जिस समय दत्ता सामंत ने स्ट्राइक की थी, और किसी को याद आ रहा था कि किस तरीके से जेपी ने इस देश की सड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश के भीतर एक आंदोलन शुरू कर दिया था और युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस संघर्ष में शामिल हो गए थे। अब इन लोगों को कहां से लाइएगा आप? क्योंकि इस देश के भीतर में फुर्सत कहां है कि हम बैठ जाएं टेलीविजन स्क्रीन पर या हम सोशल मीडिया के जरिए या फिर स्काइप के जरिए संवाद बना लें। इसके अतिरिक्त तो मजदूरों से कोई सरोकार इस देश की राजनीतिक सत्ताओं नेताओं के हैं ही नहीं। तो उनकी बातें जो कही जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सुविधा के लिए होती है, वो मजदूरों के लिए नहीं होती है। तब सवाल है कि इन मजदूरों के बारे में अब सोचा कैसे जाए या क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जिन बातों का जिक्र हम जब आपसे करते हैं तो मजदूर इस देश में सड़क पर हैं, लेकिन मजदूर ही सड़क पर आकर आंदोलन कर दे, यह स्थिति नहीं है। इस देश में किसान भी सड़क पर आ जाता है, लेकिन किसान और मजदूर एक साथ मिल नहीं पाता है। इस देश में छात्र आंदोलन भी हमने देखा, लेकिन मजदूर, छात्र, किसान तीनों नहीं मिल पाते हैं।
महिलाओं के भी संघर्ष अलग अलग तरीके से देखे हैं, यानी सभी इस देश में नहीं मिल पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सभी की जरूरतें अलग अलग है, या फिर सभी के सामने राजनीति ने कुछ इस तरीके से खाके में बांटा है कि हर कोई सिवाय अपने खांचे को देखने के अलावे दूसरी दिशा में देखना ही नहीं चाहता है। बेरोजगारों की तादाद इस देश के भीतर बढ़ती जा रही है। अब तो इंडस्ट्रियल लेबर्स की तादाद इतनी बढ़ जाएगी जो बेरोजगार होंगे, लेकिन सभी एक साथ कैसे खड़े होंगे, कौन खड़ा करेगा? हमारे पास डाटा भी नहीं है कि हम बता पाएं कि हमारे राज्य से कितने मजदूर दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन इस देश के भीतर में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं गांव लौटने के लिए, अपने घरों में लौटने के लिए, उनको घर तक पहुंचाने की स्थिति में भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम किस स्थिति में आ गए? तो हमें लगता है कि जरा आज इन परिस्थितियों को समझिए कि हम लोग पहले तो कैसे मजदूर बनाते हैं, और इन मजदूरों को बनाने के लिए हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को छीनते भी हैं और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें इतना विपन्न कर देते हैं कि वो एजुकेशन की दिशा में ना जाएं, बल्कि वह मजदूर बन जाएं। और उन मजदूरों में कुछ स्किल्ड मजदूर हो जाते हैं, जरा सी जानकारी होती है, कुछ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं। तो इस देश के भीतर में एक लेबर लॉ बना जिसमें न्यूनतम मजदूरी का जिक्र हुआ, लेकिन वह भी कोई कहां देता है? राज्य दर राज्य देखते चले जाइए। और मौजूदा वक्त ने एक ऐसा सदमा दिया है मजदूरों को, अब कोई शहर लौटना नहीं चाहता है, किसी भी तरीके से शहर से जान छुड़ाकर भागना चाहता है, वो अपने गांव लौटना चाहता है। और इस सदमे से वो 2-3 महीने से पहले निकल नहीं पाएगा। जो गांव भी पहुंच गया है वह भी कैसे लौट पाएगा? उसे डर है, भयावह स्थिति है। और जब यह कहा जा रहा है कि अब आपको तो इस वायरस के साथ जीना सीख लेना होगा, तो फिर बीते 60 दिनों में क्या कुछ इस देश के साथ मजाक किया जा रहा था, या सब कुछ वह एक ढाल था वाकई? कोई बताने की स्थिति में नहीं आएगा। जिसमें इस बात का जिक्र शुरुआती दौर में किया गया कि लेबर कानून को ही बदल डालो। कुछ तर्क दिए गए, इस बात का भी तर्क दिया गया कि दरअसल जो एफडीआई आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वह भारत के इस लेबर लॉ के सामने नहीं टिक पाएंगे। और जिन 2 राज्यों ने लेबर लॉ में बदल दिया है अब चीजें, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आपको जानकर हैरत होगी कि जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो मैक्सिमम 27% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जो जाता है वो सिर्फ 0.35% और मध्य प्रदेश में जाता है 0.27%। यानी दोनों राज्यों को मिला भी दीजिएगा तो भी यह 1% भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि देसी अंदाज में अब मजदूरों को किस रूप में एक्सप्लॉइट किया जाए, 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जाए, कोई सुविधा नहीं दी जाए, बैठने की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं। इन सारी परिस्थितियों के बीच मजदूर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अब आप सोचिए कि अगर 2 करोड़ बच्चे बिहार में मिड डे मील के साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़, दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 3.25 करोड़, यानी 3 करोड़ 75 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश बिहार में मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। 8वीं के बाद झटके में इसमें लगभग 60% की कमी आ जाती है। 8वीं के बाद वो बच्चे आगे नहीं पढ़ते हैं। तो ये कई मतलब इसके, एक, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है उन घरों की जहां पर वो फीस दे सके। दूसरी स्थिति है कि उनके अपने घर में पैसा चाहिए तो वो अपने बच्चों को मजदूर बना देते हैं। और बड़ी तादाद में हमने देखा कि बिहार यूपी के जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो है 11 बरस के बाद से बच्चे इस देश के भीतर में मजदूर हो जाते हैं। 14 बरस होते होते वो परिपक्व मान लिया जाता है और 18 बरस के बाद तो भारत में बालिग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वो मनमाफिक अपने तरीके से घूम सकता है, कर सकता है, लेकिन यहां तो 11 बरस की उम्र ही 18 बरस की उम्र में ले आके खड़ा कर देती है। यह इस दोनों राज्यों के मजदूरों की स्थिति है। इसमें जब हम देखते हैं कि आखिर कितने बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट्स हैं जो 8वीं के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें बहुत साफ तौर पर निकल पाया कि बिहार के माध्यमिक स्तर में जो आप देखना शुरू करेंगे 2014-15 में सिर्फ 25% बच्चे थे जो पढ़ाई छोड़ते थे 8th के बाद बिहार में। लेकिन यह संख्या बढ़ते बढ़ते 2017-18 का डाटा जो आया वो 46% बता रहा है और आज की स्थिति यह है कि 49%, यानी आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं 8वीं के बाद। यह सरकार का डाटा बताता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि लगभग 20% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद मजदूरी में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से लगभग दुगनी है।
बिहार के सांसदों की तुलना में उत्तर प्रदेश के सांसद लगभग दुगने हैं, लेकिन इन सांसदों के भीतर जब घुस के देखिएगा और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को आप समझेंगे तो ये लोग करोड़पति अरबपति हैं। कैसे हो जाते हैं ये? इसका मतलब है कि गरीबों के ऊपर भी राजनीति करके आप देश के सबसे रईस हो सकते हैं। एक वक्त शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी था कि उसकी राजनीति करके निकले और क्रीमी वर्ग में आ गए। अब एक नई परिस्थिति आई है कि इस देश के भीतर में इस तरीके से भी राजनीति करके आप आ सकते, और इनके सरोकार कुछ होते ही नहीं है तो इनके दर्द को नहीं जानते। अब के दौर में ये नहीं है, खासतौर से 91 जो ग्लोबलाइजेशन का दौर, मार्केट इकोनॉमी का दौर, उदारवादी दौर, इसके बाद तो भारत में पलायन लगभग 3 गुना बढ़ गया। हम इसकी स्थिति बतलाते हैं आपको, क्योंकि पहला पलायन जो हुआ था वह अंग्रेजों ने किया था अपने लाभ के लिए, अपनी आर्थिक परिस्थिति के लिए। दूसरा पलायन बिहार और यूपी में हुआ है हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यूपी गए, मध्य पंजाब गए और हरियाणा गए। और तीसरी सिचुएशन जो आई, जो उदारवादी इकोनॉमी अपनाई गई, उसमें पूरे देश के भीतर लोग फैल गए। इस देश के भीतर में यूपी बिहार ऐसी है जहां पे ना तो कोई इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर को लेकर स्थिति है कि कहीं बाढ़ में घुस जाते हैं, जमीन बर्बाद हो जाती है, कहीं सुखाड़ में हो जाती है। तो इसका मतलब है जमीन भी सबका पेट नहीं भर पाती है, इंडस्ट्री है नहीं, पढ़ाई है नहीं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सब कहां जाएंगे? तो इस देश के 30 करोड़ लोगों के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें से अगर ये बात निकल कर आती है कि 12 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे है, और उनके भीतर का संकट यह है कि वो मजदूर होने के अलावे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पड़े पड़े लोग मजदूर हो जाते हैं। और यही मजदूर बनाने की स्थिति में उन हर माँ बाप का खून खौल रहा होगा जो सोचते होंगे कि हमने अपने बच्चों को मजदूर बनाया। उस राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रियों का खून नहीं खौलता है कि हमने कुछ नहीं किया। क्या एक जानकारी और हमको देना चाहिए, सरकार सेस से पैसा लेती है, जनता से ही पैसा लेती है, लेकिन पैसा लेकर भी वो क्या करती है पता नहीं। आप कहेंगे कि टैक्स के अलावे सेस, जी टैक्स के अलावे सेस की स्थिति है कि 2014 में जब मिड डे मील की स्थिति 2004 में पैदा हुई तो 2% एजुकेशन सेस लिया गया। उसके बाद 2007-8 में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% लिया गया, 3% हो गया। मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने क्या किया कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबको मिला जुला के 4% सेस लेना शुरू किया 2018-19 में, और इसके पैरेलल में 18-19 में न्यू सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगभग 10% लगा दिया। और इसी पीरियड में राज्यों ने लगभग 14% बजट कम हो गया सबका 2014 से 2018 के बीच में। अगला सवाल, इस सेस के जरिए जो पैसा आया वो पैसा कहां गया? 2017-18 में लगभग 62,612 करोड़, 2018-19 में लगभग 90,000 करोड़, 2019-20 में 1,09,343 करोड़। किस नाम से पैसा आ रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर पैसा आ रहा है। कुछ अगर सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं, अगर इस देश के नेताओं की सरोकार इस देश के मजदूरों के साथ नहीं है, और अगर यह स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और मजदूरों की तादाद, तो इस देश को ठीक कौन करेगा? यहां तो लूट मची हुई है सत्ता में, जो ये बात को अहंकार पाल के कह रही है कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हम ये करें, हम करेंगे, ये हम पर आ गए। पैसा जनता से लिया जा रहा है, टैक्स जनता दे रही है, सेस जनता दे रही है। इस देश में अब नया संकट है कि मजदूर उस क्राइसिस में आ गया है कि वह शहर क्यों लौटे। तो क्या अब बंधक बनाया जाएगा मजदूरों को, जिस तरह कर्नाटक में एक प्रयास हुआ, मजदूरों को जबरदस्ती लाया छीना जाएगा? यहीं से ये बात शुरू हुई है कि सरकार अगर मैपिंग जिलेवार कर पाती, जिलेवार अगर वो मैपिंग करती और मजदूरों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके सामने तैयार होता, डाटा तैयार होता, तब उन मजदूरों को वो राहत भी दे पाती। यहां तो कोई डाटा ही नहीं है। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया, हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं। तो जिलेवार हमें लगता है कि इस देश में अब संघर्ष की स्थिति होगी। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो पाएगी वो जिले दर जिले चीजें जोड़नी होंगी।
तभी वो चीजें डेवलप हो पाएंगी। अन्यथा बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी को किस पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर चीजें डेवलप होंगी तो कैसे होंगी, क्योंकि भारत मजदूरों को पैदा करने वाला देश है। और ऐसे में प्यासा का वो गीत याद कीजिए, जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये सारे लोग दड़बों में चुपके हुए हैं, छुप चुके हैं और मजदूर सड़क पर है। तो क्या ये वक्त सड़क पर आने का है? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स के लिए बस सब फ्री और 40 दिन के लॉकडाउन के बाद गरीब मजदूरों से वसूला जा रहा है किराया। अपने लोगों को खतरे में डालकर मोदी जी कर रहे हैं अमेरिका की सेवा। 20,000 करोड़ का बनेगा पीएम और उनके साथियों के लिए नया घर और ऑफिस। देश में महामारी फैली है, गरीब का परिवार, बच्चे सड़क पर भूखे मर रहे हैं। युवा रोजगार को लेकर दुखी हैं, उद्योगपति नुकसान को लेकर दुखी हैं, पर मोदी जी अपने रोमांच में बिजी हैं। मोदी ने सत्ता पे आते ही जो भी कबूल किया सत्ता आने की, बिल्कुल हिटलर की चाल चल रहा है मोदी। आपको चांद दिखाया कि मैं आपके घर में चांद ला के दूंगा, और क्या क्या आने के बाद पहला काम किया नोटबंदी। आपके हाथ के किस्से में सब पैसे निकाले, लॉकडाउन किया, 4 घंटे की नोटिस देके, नोटबंदी किए, 4 घंटे की नोटिस दे, न किसी का वो सलाह करता है, ना किसी के साथ बात करता है, जैसा कि भारत देश उसके बाप का है। मारने दो उसको, मुझे मारने दो, आप चिंता मत करो, लेकिन आप सुधरो। आधा चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का बोलता है मैंने ट्रेन जाने के लिए कैंसिल की है। क्या तेरे बाप का है क्या कर्नाटका? क्या भारत तेरे बाप का है? मजदूर तेरे बाप के गुलाम है? तुझे क्या हक है ट्रेन कैंसिल करने का? जो जाना जहां जाना चाहता है वहां उसको जाने देना चाहिए, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अरे छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, मानवता है। मोदी शाह का भागवत का बाप का देश नहीं, देश हमारा है। संविधान ने हमें, हम भारत के लोग यानी हम सबको भारत का मालिक बनाया है।